नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल इन दोनों मध्य प्रदेश में इस बात की चर्चा बड़ी गर्म है कि 2020 में कांग्रेस की सरकार आखिर गिरी कैसे। कोई इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई इसके लिए दिग्विजय सिंह को दोषी बता रहा है। मगर इस सब के बीच में आज हम चर्चा करने के लिए जिन शख्स के साथ बैठे हैं वो हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उस वक्त इस पूरे एपिसोड को बहुत करीब से देखा और हम कहें कि इसमें एक बड़ा रोल भी निभाया था। नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार करता हूं आपको। प्रणाम राजपूत साहब। मेरा पहला सवाल तो ये कि जब हम ज़रा पीछे चलेंगे कि उस वक्त 2018 का चुनाव था, तो 2018 के चुनाव में ना तो बीजेपी को बहुमत मिला था और ना कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस की थी 114 सीटें और बीजेपी की 107 सीटें, दोनों 116 नंबर से दूर थीं। तो बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार थी, राज्य में उनके राज्यपाल थे। तो एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि उस वक्त अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? उस वक्त अटेम्प्ट न करने के पीछे एक तो हम कांग्रेस से पीछे थे, दूसरा जिस तरह के लोग जीत के आए थे वो सब परिचित थे, वो सपा के हों चाहे बसपा के हों चाहे निर्दलीय हों, और इसलिए एक बार बीच में गैप आना भी चाहिए, ऐसा सभी लोगों ने बैठ के तय किया। मुख्यमंत्री निवास में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सभी बैठे थे और सामूहिक रूप से ही तय हुआ था कि कांग्रेस सरकार चला नहीं पाएगी। ऐसी मान्यता पहले दिन से ही हम सब की थी, क्योंकि जिस तरह के वादे उनने किए थे वो निभाने में सक्षम थे ही नहीं। जहाँ तक अभी आपने प्रस्तावना में एक बात कही, कोई दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगा रहा है, कोई कमलनाथ जी पे, मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कोई ने नहीं लगाया आरोप। दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ पे लगाया, कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह पे लगाया, और इन दोनों ने मिलकर फिर सिंधिया जी की तरफ इशारा किया है। तो इसलिए कांग्रेस मूल रूप से अपनी ही वजन से गिर गई थी। ये पूरा समय इनका इसी बात पे रहा, हम लोगों पर आक्रमण करने में। अपने घर को संभाला ही नहीं। मैं कह रहा था उस समय भी कि अपनी घर को संभालो यारो, वरना अगली बरसात में ये दीवार ही ढह जाएगी, और ढह गई। तो बरसात आई नहीं पाई। आप लोगों ने तो ठंड में ही गिरा दी सरकार। 20 मार्च को सरकार गिर गई थी। मगर ऐसा लगा कि लोगों को कि जिस तरीके से शायद शिवराज जी को आराम देना चाहती थी पार्टी, का अब यहाँ ब्रेक करो, बहुत लंबा कार्यकाल हो गया मुख्यमंत्री का, इसलिए सरकार उनकी, क्योंकि वो लोग जो कांग्रेस की तरफ आया वो ही आपकी तरफ भी आने को तैयार थे। ये ऐसा नहीं है कि पार्टी आराम देना चाहती थी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, और इस तरह का कोई विचार उस वक्त आया भी नहीं, सामूहिक रूप से ही बैठे थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर एक बड़ी उतावली हो गई कि 15 महीने के अंदर ही बड़ी ऐसे जल्दी प्लान हुए, और जिस तरीके से विधायकों को लाना ले जाना और फिर सरकार गिरा दी गई। कुछ 5 साल तो इंतजार ही करना था ना। नहीं, हम तो इंतजार कर ही रहे थे। जी, तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी कह चुके कि इनके बोझ से ही गिरी है सरकार। कांग्रेस टूटी है, भाजपा कहीं नहीं टूटने में। अब देख रहे होगे आप, ये पहले हम पे आरोप लगाते रहे, जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए जब चुनाव हुआ 27 सीटों का, तो ये यही कहते रहे, खरीदी हुई सरकार है, बेची हुई सरकार है, लंगड़ी सरकार है, इस तरह का कहते रहे। जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने अपनी आँख से देखा था ना पूरा घटनाक्रम कि आप सरकार नहीं संभाल पा रहे। जिस तरह से कमलनाथ जी चलो चलो विधायकों से करते थे, विधायकों में आक्रोश आपके में था। आदरणीय ब्रजेश जी, मैं बताऊं, जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ ना, उस दिन इसकी प्रस्तावना लिख गई थी सरकार गिरने की, क्योंकि पहली बार वाला कैबिनेट मंत्री था, 5वीं बार वाला मंत्री नहीं था, 6वीं बार वाला मंत्री नहीं था। केपी सिंह या दल सिंह जैसे 6 बार के 5 बार के विधायक मंत्री नहीं बने थे, वो पहली बार वाले कैबिनेट बन गए थे। तो वो अचंभे वाली बात थी ना कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे के लिए कोई किसी के माने उनके रिश्तेदार, बेटा, नातेदार सभी तो मंत्री बन गए थे, और सारे मेन पोर्टफोलियो उन पर चले गए थे, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे दूसरे विभाग हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, नगरीय प्रशासन, वो सब उन्हीं पर चले गए थे। तो ये जो आक्रोश था वो पहले दिन दिखाई दे गया था मंत्रिमंडल के गठन के साथ कि ये चलने वाली नहीं है। आपको कब लगा कि ये सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी? मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ। मंत्रिमंडल के गठन के दिन ही जो दृश्य सामने आया, और मैं तो कहूँगा उधर मंत्रिमंडल गठन हो रहा था, इधर मेरे पास में अदल सिंह जी वगैरह बैठे हुए थे, इसी निवास पे बैठे हुए थे, 5 लोग बैठे थे, हम एक साथ बैठे हुए थे। तो उस समय स्पष्ट हो गया था लगभग कि जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो वो लोग जो आपके पास आए थे, क्या तभी कहने लगे थे कि अब सरकार को गिराइए और आप अपनी सरकार बीजेपी हाँ, बनाइए? पहले दिन ही ये बात बोली गई, पहले दिन ही आक्रोश इस कदर था कि वो इस्तीफे तक पे आमादा थे, और आखिरी में जब दिए गए उसमें भी शामिल थे वो। हाँ, बिल्कुल। और मगर जो बात थी ऑपरेशन कर्नाटक में सरकार गिराई थी, उसका जो ऑपरेशन लोटस था, यहाँ पर 3 मार्च से शुरू हुआ कि 3 मार्च से कुछ विधायक
गुड़गांव के आईटीसी होटल में वहाँ जाके बैठे थे और जिनको फिर यहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने जाके उनको लाने की कोशिश की, तब आपका नाम चला था कि आपके कहने पे सब लोग वहाँ गए हुए हैं। विधायक तो उतावले शुरू से ही थे जाने के लिए, पर ठीक है, वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी पहुँच गए थे, जयवर्धन सिंह, हाँ उनके जयवर्धन जी पहुँच गए जीतू थे, पटवारी पहुँच गया हाँ था। पहुँच गए थे, और आदरणीय रामबाई जी को लेके भी आए थे वो वहाँ से वापस, लेकिन बाकी सबको उस समय नहीं ला पाए थे। बाकी जो लोग थे आदरणीय बिसाहू लाल जी वगैरह, वो सब कर्नाटक चले गए थे। तो ये भी कहा गया था कि पहले प्लान ए था जिसकी अगुवाई आप कर रहे थे, उसके बाद फिर प्लान बी बना जिसमें फिर सिंधिया जी को घेरा गया। क्या सिंधिया जी पहले से ही शामिल थे इस एपिसोड में? नहीं, इस तरह का नहीं है कि कोई शामिल हुआ कि या प्लान ए था या प्लान बी था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इनके विधायकों में आक्रोश काफ़ी था और हम उनसे संपर्क नहीं कर रहे थे, वो हमसे संपर्क कर रहे थे। ये उल्टा था, भारतीय जनता पार्टी संपर्क नहीं कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी से वो जो आक्रोश था वो संपर्क करा के हमको प्रेरित करता था बार बार कि आप लोग हट रहे हो हम तो तैयार हैं, आप लोग हट रहे हो हम तो तैयार हैं। तो इस तरह के वातावरण बन गया था वो, और वातावरण फिर ऊपर तक पहुंच गया। और इनकी आपस में जब उसने वहाँ पर भाषण दिया छतरपुर या टीकमगढ़ में, सिंधिया जी ने बोला कि मैं सड़क पे आ जाऊँगा, तो उसके बाद में स्थिति ऐसी बन गई कि कमलनाथ जी ने कहा आ जाएं सड़क पे। बस उसके बाद में फिर आदरणीय महेंद्र सिंह जी का बयान आ गया था कि बादल घिर रहे हैं, घिर जाएंगे, महाराज पे अटेम्प्ट होगा। हाँ, और लगभग फिर तस्वीर वो अपने आप ही उन्हीं में आक्रोश बढ़ता चला गया। मैंने इस पर पूरे ऑपरेशन सर एक किताब लिखी थी, वो 17 दिन, जिसमें एक एक दिन की कहानी थी, उसमें आपका रोल भी मैं था। आपका नियमित पाठक हूँ। अरे सर ठीक। इसमें 5 मार्च को सर लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट था कि बीजेपी में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार कौन। तो पहला नाम था शिवराज सिंह चौहान, दूसरा नाम था नरोत्तम मिश्रा, तीसरा नाम था संजय पाठक, चौथा नाम था विश्वास सारंग और पाँचवा नाम था भूपेंद्र सिंह। ये तब उनकी सरकार चल रही थी, मगर उन्होंने आपको हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार मान के नंबर 2 पे रखा था। तो क्या वाकई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी? हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात ही, अगर उनकी सरकार थी तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, सीबीआई क्या कर रही थी? इतने विधायक मध्य प्रदेश से चले गए बिना गनमैन की और बिना उसके, तो आप कर क्या रहे थे? आपकी सरकार का फेल्यूअर ही था वो, सरकार पर कोई ध्यान दे नहीं रहे थे। ये आपस की लड़ाई में दोनों व्यस्त थे, वर्चस्व की लड़ाई थी। दिग्विजय सिंह ने, कमलनाथ जी जब तक समझ पाए, चूँकि उनको 10 साल का अनुभव था, जब तक CS PS सब अपने बिठाल दिए थे। कमलनाथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो CS से और नीचे अपने काम ही निपटा लेते थे। कमलनाथ को पता ही बाद में चलता था कई ऑर्डरों का, फिर वो बुला के चीफ सेक्रेटरी को कहते थे भाई ये कैसे हो गया, इसको ऐसे करो। वो विधायकों को कमलनाथ जी बैलेंस करते रहते, ये बाली वाला आदेश निकलवा देते। हालात ये हो गई थी, एक समानांतर सरकार दिग्विजय सिंह ने चलाई, जिसमें उनने अपने एक गुट को ताकतवर करने की कोशिश की, और इससे बाकी के 70% 75% लोगों में आक्रोश नीचे व्याप्त हो गया कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस की बुनियाद हिला दी उन्होंने। कांग्रेस अब कभी आने वाली नहीं, ग्रॉस रूट पे ख़त्म करने का काम कर दिया दिग्विजय सिंह जी, ग्रॉस रूट पे ख़त्म किया। ये जो बार बार कहते हैं ना कि EVM हैक हो गई, वोट चोरी हो गए, अरे अभी 2 साल हो गए ना इसी चुनाव के बाद, आज तक कोई गया पोलिंग पे? क्या बूथ पे कोई गया क्या? हमारे चुनाव के बाद से ही तैयारी चालू हो गई थी, 3 चक्कर बूथ के हो गए हमारे नेताओं के, बड़ों के। ये जाते ही नहीं है, ये टीवी ट्विटर पेपर के नेता हैं। तो टीवी ट्विटर पेपर पे ठीक है, वातावरण तो निर्माण किया जा सकता है, कार्यकर्ता का निर्माण नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर मैं पूछूंगा कि जब आप लोगों का नाम आया कि आप लोग सरकार को लगा आप लोग सरकार गिराए हैं, तो आप लोगों पे हमले भी हुए, आपके करीबियों पे हुए, आपके कुछ लोगों को कुछ मामलों में फंसाया गया, तो आप लोगों को उस समय कैसा लग रहा था कि एक सरकार से आप लोग लड़ रहे थे, एक चलती सरकार से लड़ रहे थे? हम नहीं लड़ रहे थे, सरकार हमसे लड़ रही थी, सरकार उकसा रही थी हमको। भाई ग्वालियर में होटल तोड़ा, बुनियाद खोद ली जैसे उसके अंदर बैठे हैं कोई। हमारे मेरे स्टाफ की और कार्यकर्ता 18 लोग गिरफ्तार किए, 18 लोग गिरफ्तार थे मेरे। मैं अभी समझ ही नहीं पता था काय के लिए क्या है, उठा लिए तो फिर उसके बाद चल रहे हैं, दबाव बनाए हुए हैं। तो कभी तो हमको उकसाया जा रहा था कि तुम कुछ करो नहीं तो जी खा जाएंगे। तो कभी आपको लगा आपकी भी गिरफ्तारी संभव है? बिल्कुल लगा, मेरे बच्चों की गिरफ्तारी की, मेरी गिरफ्तारी की संदेश आते थे हमारे पास, संदेश लगातार आते थे हमारे पास में। अधिकारियों से बात होती थी, चूँकि मैं लंबे समय मंत्री रहा हूँ, तो वो अधिकारी परिचित तो थे ही कभी न कभी, तो उनसे इनडायरेक्ट थ्रेट कराई जाती थी कि आप दूर हो जाओ, इससे आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आप पे केस लग सकता है, आपको ये। पर चूँकि मैं जानता हूँ, 30 साल विधायक रहा हूँ, तो उतना तो समझता ही था
बारीक के ये सब पॉलिटिकल पाखंड है। तो सर आपको नहीं लगा कि उस दरमियान जितना कुछ केस चल रहा था वहाँ पे तो काफ़ी विधायकों को आपने परसुएट किया वहाँ तक ले जाने के लिए, तो आपका नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चला था? नहीं, नाम मुख्यमंत्री पद की तो वहाँ कोई बात ही नहीं हो रही थी। एक चर्चा हो रही थी कि ये गिर रही है तो सरकार बनाने की तरफ बढ़ो। सब इतने सारे विधायक आ ही गए हैं तो अपन को भाई, हमारे पास 107 विधायक थे तो हमसे बड़ा दल कौन सा था? यहाँ दो ही दली व्यवस्था है, बाकी सपा बसपा ये तो दो 4 वाले थे, कहीं भी आने को वो थोड़ी कोई सरकार बनाएंगे। 100 जो पूरे मिला के 7 नहीं हो रहे थे, हमारे 107 थे, तो सरकार तो दावा करना ही था। मगर सर बड़ा उतार चढ़ाव होता रहा कई बार, जैसे वो लोग वहाँ बेंगलोर चले गए थे, वहाँ पे दिग्विजय सिंह ने जाने की कोशिश की। एक बार वो सारे विधायक, चूँकि उनका स्पीकर था तो स्पीकर ने उनको यहाँ बुलाने की कोशिश भी की थी, तो ये सारे उतार चढ़ाव को आप लोग कहाँ से कैसे देख रहे थे? क्या लग रहा था कि देखिए, दिग्विजय सिंह के कारण तो आक्रोश आया था और स्थिति ये थी कि दिग्विजय सिंह को ही हर जगह भेजा जा रहा था। आपका एक जुमला था उस समय कि आग लगाने को माचिस को भेज दिया, आगे क्या होगा खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। ये जब गए थे बेंगलोर तो मैंने बोला था ऐसा। हाँ। तो वास्तविकता यही थी। उनको देख के अच्छा, फिर आप थोड़ा सा, राजपूत साहब आप तो बहुत अच्छे मर्म तक जाते हो, बहुत अच्छे लेखक हो। सिंधिया जी के अधिकांश लोग वहाँ थे और सिंधिया जी के और दिग्विजय सिंह के रिश्ते क्या हैं, जग जाहिर थे। बिल्कुल जग जाहिर थे दोनों के रिश्ते। और उसके बाद आपने भेजा किसको लेने के लिए? दिग्विजय सिंह जी। माने आप गलती पर गलती करते चले जा रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से माचिस को आग लगाने भेज दिया, आग लग गई। आप लोगों को पहले दिन से लग रहा, कभी आप लोगों को लगा कि सरकार शायद नए नाव गिरा पाए आप लोग? नहीं, ऐसा कभी 15-20 दिन में हमेशा पहले दिन से लग रहा था आप लोग की सरकार तो गिर के रहेगी? ऐसा शुरू से लगता था कि सरकार तो ये चली जाएगी, रहेगी नहीं। ऐसा आत्मविश्वास था हम लोगों को, मन में लगता था हमको कि ये सरकार रहेगी नहीं, चली जाएगी। इस पूरे मामले में से कुछ ऐसा बार बार आरोप लगा कि पैसों का भी लेन देन हुआ, विधायकों को पैसों के। दिग्विजय सिंह जी पहले दिन से ही ये कह रहे थे। हाँ। आप कल्पना करो, इसकी हलचल के लिए आप देखें कि उन्होंने कहा कि मेरे श्योपुर के विधायक बोले मैं उनको ढाबे पर ले गया हूँ। आपके शुरुआत की बात करता हूँ सरकार बिल्कुल की। शुरुआत में, हाँ, कि आप उनको ढाबे पे ले गए थे और उसको ढाबे पे ले जाके मैंने उनसे पैसे के लेन देन की बातचीत की। फिर किसी चैनल वाले ने उनको बिठा लिया चैनल पे और फिर उनने यही सवाल किया तो उनने कहा कि नहीं, मेरी नरोत्तम जी से आज तक बैठ नहीं हुई। तो आप इससे अंदाज करें कि कैसे शुगुफाओं पे, रूमरों पे, अफवाहों पर इन्होंने ही गिरा ली हो सरकार। पहले दिन से ही इस तरह का वातावरण बना दिया और जैसे ही जो समझदार विधायक थे निर्दलीय और सपा बसपा के, उनने फिर कमलनाथ जी पे दबाव बनाना चालू किया, ये ट्रांसफ़र, ये नियुक्ति, ये पोस्टिंग। और जैसे ही उनने देखा कि हम कांग्रेस के विधायकों ने कि हमसे ज़्यादा तो निर्दलियों की चल रही है, फिर कांग्रेस के विधायक शुरू हो गए कि यार अपन से अच्छे तो ये खड़े खड़े ट्रांसफ़र करा लाते हैं, एक टेलीफोन पे ट्रांसफ़र इनके हो रहे हैं। तो वो शुरू हो गए फिर, और वो फिर जो शुरू हुए तो शुरू हुए फिर। तो सर कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई लेन देन की बात मेरी तो हुई नहीं किसी से। क्योंकि कांग्रेस बार बार यही कहती है विधायक बिक गए, बिक के वहाँ चले देखो, गए। कांग्रेस को ने झूठ बोलने की सुपारी ली हुई है। इनके जितने नेता हैं ये सिर्फ झूठ बोलने की खाते हैं। अगर ये सत्य पर आधारित राजनीति करें तो थोड़ा गेन भी कर सकते हैं। आज राजपूत साहब सोशल मीडिया का युग है, व्हाट्सएप, फेसबुक, माने कई साधन हैं लोगों के पास में सच बात का या अपनी बात को पहुंचाने के। तो अगर आप झूठ बोलोगे तो दूसरा पक्ष भी अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है। पुराना युग नहीं है कि अपनी बात पहुंचा नहीं सकता आदमी, अब तो खुद घर बैठ के अपने मोबाइल पे बोल के और वायरल कर सकता है। तो अब लोगों को बात समझ में आती है कि नहीं, वास्तविकता ये नहीं, आज झूठ के कितने पैर होते हैं। सर एक सवाल आप माने का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि सिंधिया जी जो कांग्रेस में इतने लंबे समय तक थे, उनके पिताजी थे, वो क्यों टूट के आ गया? माने क्या उनकी बड़ी वजह रही? माने जो सारी बातें तो हम लोग मूल पिंड तो भाजपा का ही है भाई। अम्मा महाराज का स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी पहले भी जनसंघ में ही थे वो। मगर पहले उन्होंने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा है, वो राजमाता सिंधिया ने भी कांग्रेस से भी एक बार दो बार वो सांसद। हाँ, शुरुआत में फिर तो बीजेपी में आ गई, वो बीजेपी की बीजेपी जनसंघ में ही आ गई। जनसंघ में आ गई थी खड़ी उनने जनसंघ में जो और लोगों ने सहयोग करने वाले लोग थे, फाउंडेशन मेंबर वाले, उनमें अम्मा महाराज भी, राजमाता साहब भी थी और काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रवास किया उन्होंने, माननीय आंग्रे साहब ने, उनने। और उसके बाद में ये इमरजेंसी में फिर
वहाँ चले गए थे सिंधिया जी। वहाँ दबाव जब इनके ऊपर ज़्यादा बनाया तो गया माधवराव जी वहाँ इंदिरा चले गए। गांधी जी के द्वारा है, फिर माधवराव जी कांग्रेस आ गए थे, तब से कांग्रेस ये है। वहीं रहे, जेल में रहे, काफ़ी यातनाएं सही उन्होंने। हम्म, तो इसलिए, और फिर जिस तरह से देखो, सिंधिया जी के जाने का जो आप कारण पूछते हो ना, ये सरकार बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया जी की थी। ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम तो सूपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस ही कांग्रेस थी। एक सीट हम दतिया जिले में जीते थे, मुरैना में 0 था, एक सीट हम भिंड में जीते थे, बिल्कुल। ऐसे शिवपुरी में एक दो सीटें जीते थे, 0 अशोकनगर गुना में लग गया था, ऐसे करके ग्वालियर चंबल में हम जीते थे। दतिया से मैं अकेला जीता था उस समय, इतनी जोर की उस पर आंधी। जब 4-5 सीटें आपकी थी, 20 सीटें उनकी थी, और 18-20 आपने चेहरा दिखाया सिंधिया जी का मुख्यमंत्री के नाम से, भांवरे पाड़ दी कमलनाथ जी के साथ, बुजुर्ग के साथ में, चेहरा कोई भांवर कोई। कई बिंदु आक्रोश के जुड़ रहे थे, तो पहले दिन ही इसी नींव वहाँ भी रखी गई कि उनके मन में एक टीस रही कि मेरे नाम पे चुनाव लड़ा, चुनाव का संयोजक संचालक मैं था और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। स्वास्थ्य कारण भी थे कमलनाथ जी के, जी। तो और सिंधिया जी काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं। स्वास्थ्य कारण कैसे थे सर? माने सिंधिया जी के बराबर सक्रिय थोड़ी रह सकते थे बिल्कुल, कमलनाथ जी, हाँ, उम्र थी ना, स्वास्थ्य उम्र। मतलब उम्र थी, एक उम्र का लिहाज भी था, तो उस कारण से सिंधिया जी काफ़ी सक्रिय थे। तो वो चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने। आम कार्यकर्ता उनका ये कहता था, उनका सोशल मीडिया उस समय का निकाल के देख लो आप, पूरा भरा पड़ा है। बस जब मौका आया, जब सरकार गिराई, तो फिर उन्होंने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने बनने की पूरा अटेम्प्ट किया उन्होंने भाई। मुख्य नहीं, जब आप लोगों के साथ आ गए तब फिर उनके मन में नहीं है कि हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सरकार जब गिराई, नहीं, बीजेपी में ही आ गए वो। क्या ये बात चली थी कि वो लोग कोई नई पार्टी बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, इस एपिसोड पे कुछ रैपिड फायर जैसे कुछ मैं जल्दी आपसे कोई सवाल पूछता हूँ हाँ, कि जरूर। 2020 में सरकार गिरने के बाद नरोत्तम मिश्रा सीएम बनना चाहते थे। नहीं, 2020 में ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका के बाद नरोत्तम जी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी। नहीं, 2020 ऑपरेशन के नाम नरोत्तम मिश्रा को उनकी पसंद का विभाग और इंदौर जैसा प्रभार जिला मिला था। मिला था। आपकी उस योगदान को देखते हुए नहीं, योगदान नहीं, पार्टी ने जो भी सोचा हो, पर मिला था। एक नरोत्तम मिश्रा की सरकार गिराने की पहल को देख आप जिस तरीके से आगे बढ़े थे, जिस तरह से विधायक सारे लामबंद थे आपके पीछे, 5, 8, 10, तो एक बार सीएम कमलनाथ नरोत्तम मिश्रा से गोविंद सिंह के घर मिलने आए थे। आए थे। क्या बात है मिश्रा? गोविंद सिंह जी मित्र हैं मेरे, विधानसभा वो संसदीय कार्य मंत्री थे, और मैं उस दिन मैंने भाषण दिया था, तो ऐसे करते करते हम और गोविंद सिंह जी हाउस से बिल्कुल लगा हुआ उनका मकान है पास में ही, तो वहाँ आ गए। इसी बीच में उनका कमलनाथ जी का शायद उनके पास फ़ोन आया है, जो भी हुआ हो, मुझे नहीं मालूम क्या बात हुई थी। उनने बताया कि मेरे पास अभी नरोत्तम जी बैठे हुए हैं, तो मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो वो विधानसभा से शायद सीएम हाउस जा रहे थे, वहीं रास्ते में ही बंगला था, तो वो भी रुक गए थे, गपशप हुई, चाय माय पी और वो निकल गए थे। हाँ, पहले से प्रायोजित मीटिंग नहीं थी वो? नहीं, प्रायोजित नहीं थी। कुछ पता लगा उन्होंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की कि सरकार मत नहीं, गिराइए? बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की जब कद बढ़ा तो फिर उनको भितरघात कर इस बार का चुनाव हरवाया गया। मैं नहीं मानता कि कोई किसी को चुनाव हरवा सकता है। मैं अपनी गलतियों से हारा हूँ, मेरा अति आत्मविश्वास मुझे ले डूबा। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि इनने हरवाया, तो अगर मैं सरकार गिराता हूँ या मैं किसी चीज़ की दावेदारी करता हूँ, तो उस पद के दावेदार जो होंगे वो स्वाभाविक मेरे विरोधी होंगे, तो मुझे तैयारी वैसी करनी चाहिए। जब बड़े लोगों से अगर मैंने दूरियां बनाई हैं, तो मुझे उसके दूरियों को मजबूरियां नहीं बनने देना चाहिए, मजबूती बनने देना चाहिए थी। मैंने मजबूती क्यों नहीं की, मेरी गलती है। क्या बात है, बहुत अच्छा सर। आप अपने इसी बेबाकपन के लिए जाने जाते हैं और हम लोग आपको इन दिनों बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आप जब पद पे होते तो लगातार आपकी जुमलेबाजी, शेरो शायरी पूरे देश भर के चैनलों पे छाए रहती थी। मगर अब उस पूरे एपिसोड को आप कैसे याद करते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा लंबा राजनीतिक करियर तो है, मगर वो जो पूरा एपिसोड था शायद शुरुआत में तो बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बाद में अच्छा ही लगता है। जो घटता है घटना क्रम रचता वही विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। मगर सर, ये 2020 की जो सरकार गिरी तो उसको कैसे याद करते हैं आप? क्योंकि हम मध्य प्रदेश की राजनीति जानते समझते हैं। 1967 में एक बार ऐसी सरकार गिरी थी जब राजमाता सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी, संविद बनी थी। और वैसा ही इतिहास आप लोगों के चलते दोहराया गया कि फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सरकार गिराई, आप तमाम लोगों की मेहनत से और प्रयासों से, सहयोग से। तो उस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं? क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है? समय का कालचक्र ही चलता रहता है, और एक घड़ी ऐसी आती है कि फिर आता ही है वो समय का दोबारा। व्यक्ति बदल जाते हैं,
परिस्थिति बदल जाती है, घटनाक्रम लगभग वैसा ही होता है और लगभग ये भी वैसा ही था। अगर इसके पीछे जाओगे तो समझ में आएगा आपको, ऐसे बैकग्राउंड दोनों का देखोगे तो मिलता जुलता रहता है। कि उस समय भी सिंधिया ने गिराई थी, इस समय भी सिंधिया ने गिराई, और अब तो खैर आपकी सरकार चल रही है। मगर इस पूरे दौर को आप, इस जो आपका वक्त मिला हुआ है चुनाव हार के बाद, तो इसको लोग जानना चाहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा इस वक्त को कैसे बिताते हैं। मिलना जुलना सबसे खास होता है, क्योंकि आप सबसे प्रेम स्नेह इतना है, और सरकार में बैठे भी हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने बीच के ही हैं। कार्यकर्ता, जनता आती है, काम बताती है। दूसरा, स्वयं का अंतर्मुखी होकर स्वयं की समीक्षा भी अच्छी होती है। स्वयं ने गलतियां, जैसे मैंने आपको बताया, मैं हार की वजह स्वयं को मानता हूँ, तो ये अंतर्मुखी होने पर ही आता है परिणाम। तीसरा, अपने व्यवहार में मैं को परिवर्तन लाना है, तेज़ी से ला रहा हूँ। सेवा के मार्ग और चुन रहा हूँ, दतिया का और कैसे अच्छा हो सकता है उसमें लग गया हूँ पूरी तेज़ी से। और एक मेरे परिवार ने डबरा में, जहाँ मैं रहता हूँ, एक बड़ा नवग्रह पीठ का मंदिर बनवाया है, तो उस पीठ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो मैं मानता हूँ कि वो नवग्रह पीठ विश्व की अपने आप की पहली पीठ है, जिसमें जैसी मूर्तियाँ हैं, विश्व में ऐसी मूर्तियाँ नवग्रह देवताओं की होंगी नहीं जैसी वहाँ पर है, और ऐसा मंदिर भी नहीं होगा। तो लगभग 100 एकड़ में वो फैला हुआ है। एक एक मूर्ति 15-15 कुंटल की है। एक एक ग्रह अपनी पत्नियों के साथ, परिवार के साथ है वहाँ पर। पूजनीय मूर्तियाँ अलग हैं, दर्शनीय मूर्तियाँ अलग हैं। तो इस कार्यक्रम की तरफ भी मैं अपने आप को लगाए हुए हूँ कि ये कार्यक्रम ठीक हो जाए। पूज्य शंकराचार्य जी से, बागेश्वर धाम जी महाराज से, प्रदीप मिश्रा जी को, इनकी कथाएं वहाँ पर होंगी सबकी, और ये सब उपस्थित भी रहेंगे। और ऐसे 14 से 20 फरवरी उसकी तारीख है। सर, लोग कहते हैं कि दतिया में आपने तकरीबन सभी कुछ तो कर दिया था, सब सोने की सड़कें वहीं बिछाई थी, बाकी तो आपने सब किया था। दतिया में एयरपोर्ट भी हो गया, मगर उसके बाद भी जनता क्यों ऐसे काम कर, क्या जनता काम को नहीं मानती या व्यवहार को नहीं मानती? जैसे आपके हार हुई, काम को भी मानती है, व्यवहार को भी मानती है, पर कभी कभी भ्रम जब होता है, भ्रम जब भय में परिवर्तित हो जाता है, तो उनके देखने का नज़रिया बदल जाता है। और उस समय भ्रम फैलाने वाले में दतिया में 2-3 बातें ऐसी हो गई थी कि उन लोगों में ये बात आ गई कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब ये हमारे दतिया में बहुत ज़्यादा चल पड़ा था, पता नहीं क्या हुआ। तो इससे कुछ ऐसा जो अस्थिर टाइप का जो नेता होता है, अस्थिर टाइप का, तो वो खिसक जाता है। जब वो खिसकता है तो वो वातावरण तेज़ी से भय का बना देता है, और ये भय फिर भ्रम में परिवर्तित होता है, और ये सब कारण से लोग विमुख हो जाते हैं। जहाँ से कांग्रेस कभी नहीं जीती वहाँ से जीत गई। मैं लापरवाह था, क्योंकि मैं शहर से जीतता ही था, गांव से अच्छी स्थिति में आया, पहले से बढ़ के आया, और शहर में जहाँ से हमेशा बढ़ता आया, तीनों चुनाव में चौथे में डाउन चला गया। ऐसे लूज हो गया वो चुनाव। अब क्या लग रहा है सर आपको कांग्रेस को देख के? एक नया अध्यक्ष है उनके पास, जीतू पटवारी जैसा, और आपके पास भी एक नया अध्यक्ष। जीतू पटवारी जी अलग विषय हो गया, पर नीचे ग्रॉस रूट पर कांग्रेस बची नहीं है। उसमें तो बड़ा योगदान आपका भी। आपने को सेल खोल लिया था लोकसभा चुनाव के समय की, कांग्रेस आओ कांग्रेस आओ, और आपने कितने कांग्रेसियों को बीजेपी ज्वाइन करवाई? लगभग 1 लाख के ऊपर होंगे। संख्या मैंने बूथ के हिसाब से बोली है आपसे। एक बूथ पे हमने 2 कराए, तो 72,000 बूथ में 1.5 लाख हमने करा दिए। पर हमने वो योजना पूर्वक हर बूथ पे एक दिन ऐसा निकाला था कि इस दिन हर बूथ पे ये कार्यक्रम होगा ज्वाइनिंग का। और प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल इतना बड़ा था कि सब लोग आना चाहते थे, भाजपा में शामिल होना सभी लोग चाहते थे। और उसका परिणाम भी आपने देखा होगा कि छिंदवाड़ा में ही भगदड़ के हालात बन गए थे। ग्वालियर चंबल संभाग में रामनिवास जी से लेके बाकी के लोग इतनी बड़ी संख्या में, सक्सेना जी छिंदवाड़ा से, और विधायक, सिटिंग विधायक छोड़ के आ गए थे। ऐसे प्रदेश में हर जिले में हुआ लगभग, और शून्य आ गया, कांग्रेस शून्य पे आ गई थी। हालांकि कांग्रेस का रिकॉर्ड है शून्य का। दिल्ली, जहाँ जहाँ ब्रजेश जी इनकी सरकार दूसरी बार नहीं आई है, वहाँ कांग्रेस खत्म हो गई है, क्योंकि ये परजीवी हैं, ये सत्ताजीवी लोग हैं, अमरबेल की तरह हैं, इनकी खुद की जड़ें नहीं हैं, ये दूसरे पेड़ से अपने आप को शोषित और पोषित करते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उतना ही वोट पाया जितना 2018 में पाया था। उनका वोट बैंक उतना तो 40% बना ही हुआ है, 40% बना हुआ। आपने अपना वोट बढ़ा लिया,
तो फिर आप कैसे कह सकते कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं नहीं, ये आप जो वोट उनका कह रहे हो ना, ये वोट कभी कभी सत्ता का विरोधी वोट चला जाता है, जो आप उनका मान रहे हो, क्योंकि यहाँ दो ही दलीय व्यवस्था है। जहाँ पर तीसरे दल की व्यवस्था है ना ब्रजेश जी, वहाँ कांग्रेस खत्म हो गई है। वोट नहीं है कांग्रेस का कोई भी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस 0 पे है पिछले 4 चुनाव से, 5 से, लोकसभा और विधानसभा 5 चुनाव हो गए। उत्तर प्रदेश में जब तीसरा दल आया तो कांग्रेस 0 पे आ गई। पश्चिम बंगाल में जब तीसरा दल आया तो कांग्रेस 0 पे आ गई। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, ये कर्नाटक छोड़ दें आप, तो जहाँ जहाँ पे आई है, बिहार में 0 पे आते चले जाएंगे बच, क्योंकि इनका नीचे अब बेस नहीं है और ना ये बनाने की कोशिश करते हैं। आपके इलाके की जनता और आपके प्रशंसक चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि पार्टी आपको जल्दी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है? पार्टी ने मुझे कभी जिम्मेदारी से खाली रखा नहीं ब्रजेश जी। आप पद की बात करिए। हाँ, पद की। क्योंकि मैं तो जैसे ही ख़त्म हुआ, आप जिसकी चर्चा कर रहे हो ज्वाइनिंग की, वो पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी मुझे। जो ज्वाइनिंग कमेटी मध्य प्रदेश की थी, जो देश भर में चर्चा में आई थी, उसके बाद मुझे तत्काल महाराष्ट्र भेज दिया था, उसके बाद तत्काल मुझे दिल्ली भेज दिया था। और पद की कोई लालसा भी नहीं, पार्टी काम देती रहे, काम करूँगा, पद की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। 30 साल विधायक रहे कोई आदमी, 15 साल मिनिस्टर रहे, और क्या चाहिए पार्टी से? कितना लेना चाहता है? आखिर स्पेस तो कहीं देना पड़ेगा ना आगे बढ़ने का। बाकी को पर्याप्त पार्टी का दिया हुआ, बिल्कुल जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप चूँकि इतनी शेरो शायरियाँ बोलते रहते हैं, तो हम इस इंटरव्यू की ख़त्म यहीं करेंगे कि जहाँ आपको एक बढ़िया अच्छा शेर सुनाए कि इन दिनों आपकी जो बेफिक्री और जिस मस्ती में आपके दिन गुजर रहे हैं कि जिम्मेदारी मिली तो कर लिए, वरना तो जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ज़बरदस्ती जिंदा है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको नरोत्तम मिश्रा जी, आपने तमाम सवालों के इतने बेहतरीन तरीके से जवाब दिए और उम्मीद है अब आपको जो जिम्मेदारी पार्टी देती रहती है मिलती रहे। पद तो क्या है, आता जाता रहेगा, मगर आप अपने जनता के बीच जिस तरीके से लोकप्रियता आपकी बढ़ी है, जनता के बीच ऐसे ही जाने जाते रहें और जनता के लिए काम करते रहें, ऐसी मध्य प्रदेश और आपके इलाके की जनता चाहती भी है। एक शायरी है कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, और बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। बहुत धन्यवाद आप। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे नरोत्तम मिश्रा जी, जो अपने शानदार एक अलग अंदाज और लहजे के लिए जाने जाते हैं। अगली दफ़ा टॉक टाइम में किसी और ऐसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।